माइक्रो पढ़ लिया, ठीक है। माइक्रो किसके बारे में बात करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स के बारे में बात करता है कि एक इंडिविजुअल की डिमांड या सप्लाई क्या हो सकती है या क्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? वेबलेन गुड होना चाहिए तुम्हारा डिमांड? हो सकता है, जरूरी नहीं है। पैसा है तो कुछ भी है, हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इंडिविजुअल के बारे में। मैक्रो किसकी बात करता है? लार्जर स्केल पे। तो एक बात, टर्म ले लेते हैं नेशनल लेवल पे। पार्डन मी फॉर माय हैंडराइटिंग, ठीक है। एक एग्रीगेट लेवल, एग्रीगेट मतलब क्या होता है? ओवरऑल। अच्छा, मैक्रो में फिर एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग, दो कंट्रीज के बीच का रिलेशन की इकोनॉमी कैसे चलती है। थोड़े लास्ट लेक्चर्स में हमने थोड़ा बहुत कुछ तो पढ़ा था कि भाई ये चलो छोटा मोटा क्या होता है, मनी मार्केट, मनी सप्लाई क्या है, CRR SLR। आज थोड़ी डिटेल में देखेंगे अगर टाइम बचता है तो, ठीक है। ये क्लियर है इधर तक? ठीक है, चलो। Deals with individual demand and supply. Here will further look into macroeconomics. Will focus on aggregate demand and supply of economy as a whole. हम किसकी पढ़ेंगे भाई? इंडिया की। इंडिया की, ठीक। चलो, कुछ बेसिक कंसेप्ट है। फर्म क्या होता है, किसी को आइडिया है? फर्म 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 देखो, मैंने PPT ये बनाया, सॉरी प्रेजेंटेशन जो भी बोलो, तुमको एक बुकलेट मिली है, तो इस फॉर्म में इसलिए दी है क्योंकि तुम थोड़े इंटरेक्टिव रहो, थोड़े लिखते भी रहो, तो समझ रहे। ये नहीं कि भी इधर रामायण चल रही है और तुम लोग बस सुन रहे हो, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। फर्म मतलब एक सिंपल कंपनी, छोटी नहीं होती, मोटी नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। फर्म बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। कि बोला मिनिमम इतने लोग चाहिए, हमारे काम का नहीं है, तो फर्म क्या होगा? कंपनी। बस सिंपल लैंग्वेज में क्या है? एक कंपनी। भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है पहले तो ये बताओ। फीचर। तो फर्म का एक फीचर ये होता है कि इसमें, जैसे इसने बताया, क्या बताया तुमने? CEO लेवल, क्या बताया? सीए नहीं, CEO लेवल के जो लोग होते हैं, कि कुछ लोग होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह, वो लोग डिसीजंस लेंगे कि फर्म कैसे चलेगा। कंपनी क्या होता है? जो स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो। फर्म कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फर्म कुछ भी हो सकता है। चलो, गवर्नमेंट क्या होगा? प्राइवेट। गवर्नमेंट क्या होगा? व्हाट इज गवर्नमेंट? पॉलिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं, व्हाट इज अ गवर्नमेंट? गवर्नेंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, उसे फॉलो करवाना, ठीक है। किसको? हम लोगों को, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहां पे लिखा है? प्रेम, ठीक है। चलो, हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? घरेलू। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं पूरे घर की बात हो रही है ये? ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल के साथ बताओ बताओ। जैसे वीट ग्रो किया किसी फार्मर ने, उसने एक दूसरी कंपनी को बेचा, तो जो वो वीट, प्राइस, हाँ, वीट क्या होगा? रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जिसको फाइनली कंज्यूम नहीं किया जाता, तो वीट एक इंटरमीडिएट गुड नहीं कह सकते। फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने में जो स्टील, क्यों? क्योंकि इससे कुछ बनाया, स्टील से कुछ भी बन सकता है, चेयर बना सकते हो, गन बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल, समझ आ रहे हो? तो स्टील क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड, कच्चा माल। अब फाइनल गुड क्या होगा? जैसे गन, अभी एग्जाम्पल दिया, या फिर क्या, सॉरी, रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स, ठीक है। समझ आ रहा है ना? बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। हाउस होल्ड नेशनल लेवल पे होता है, एक घर की बात हो रही है। चलो, पैसा ही पैसा। क्या पढ़ेंगे आज? मनी। क्या होता है मनी? व्हाट इज मनी? मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। ट्रांजैक्शन। इट इज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तुमको क्या लगता है मनी कितने टाइप के हैं आज के प्रेजेंट डे में? सर, तीन टाइप के होते हैं। एक कैश हो गया, ऑनलाइन हो गया, फिर वो क्रिप्टो। चलो, एक तो हो गया कैश, तो उसको क्या बोलेंगे? पेपर मनी। चेक अलग चीज है भाई, कोई बात नहीं। पेपर मनी सबसे पहला, पेपर मनी। फिर ऑनलाइन, ऑनलाइन पे।
उसको क्या बोलेंगे? इंटरनेट, अरे डिजिटल, इंटरनेट मनी। फिर फिर क्रिप्टो, हाँ, वेरी गुड, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। फिर क्या हो गया, कार्ड, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक में कार्ड, तो किसको बोलेंगे प्लास्टिक मनी को? कार्ड, डेबिट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर और कौन से कार्ड होते हैं? जो भी हो सारे। सर, पर वो डिजिटल मनी में क्यों नहीं आता? डिजिटल मनी में इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम्हें पैसे अगर चाहिए तो कार्ड कहीं तो डालना पड़ेगा, कार्ड की जरूरत तो पड़ी ना। डिजिटल ट्रांजैक्शन तो क्या है? देर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट, समझ आ रहा है? वो भी आगे आएगा, क्यूआर स्कैनर, यूपीआई वगैरह सब देखा तो है। यूपीआई का फुल फॉर्म पता है किसी को? कितने साल से कितने लोग ट्रांजैक्शन करते हैं इधर ऑनलाइन? और यूपीआई का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? ये गरीब लोग तो ये ट्रांजैक्शन ही नहीं करते। तुम लोग कैश, अच्छा अमीर लोग भी कैश से ट्रांजैक्शन करते हैं, कि डिजिटल फुटप्रिंट्स कहीं आए ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हो, सबसे बेसिक चीज। मेटलिक कॉइंस, मेटालिक मनी, तो कॉइन्स वगैरह। शुरुआत किससे हुई थी इन सब में से? मेटालिक से भी नहीं हुई थी, बार्टर सिस्टम से हुई। सर वो मनी थोड़ा हुआ था, क्रेडिट मनी तो एक, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये डिफाइंड नहीं है कहीं, बट मनी इज जस्ट अ वर्चुअल थिंग। तुम्हारी नीड अगर कोई भी चीज पूरी कर रही है उसके लिए तुम्हें कुछ सामने देना पड़ रहा है, तो इट्स टाइप ऑफ मनी, वैल्यू। वैल्यू, क्रेडिट, इट इज अ मेजर स्टोर ऑफ वैल्यू, कि तुम्हारे पास कुछ है, मेरे पास पेन है, तुम्हारे पास बुक है, मैं तुम्हें पेन दे रहा हूं, तुम पेन से। अगर मेरा काम आज भी ऐसे हो रहा होता तो मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं थी। पर वो तो बार्टर सिस्टम, सबसे पहले बार्टर सिस्टम ही चलता था, उससे पहले भी कुछ तो मारपीट ही चल रही होगी, छीनना। ठीक है, वो ट्रेड थोड़ी। अरे खाने से मतलब है, पैसा किधर कुछ भी हो, ठीक है, ठीक है। किसमें? हिस्ट्री में पढ़ा है, हिस्ट्री में। इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे राजा थे, फिर जो आता उसकी गाय वाय सब कुछ ले जाते। ये तो कंसेप्ट अलग ही था उसका सब। हाँ, तो ठीक है, बार्टर सिस्टम से पहले कुछ होगा, दैट्स हमारा मैटर नहीं है वो। पर बार्टर सिस्टम में ये था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की इशू आती थी, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 अंडे हैं, तुम्हारे पास 1 किलो गेहूं है। अब मुझे गेहूं नहीं चाहिए, मुझे एक मुर्गी चाहिए, तो तुम्हें अंडे नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ और चाहिए, तो फिर हम दोनों का तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगा कभी। तो इसलिए किसकी इन्वेंशन हुई, किस चीज की? मनी की। तो सबसे पहले मेटालिक मनी आया, कि कॉइन्स वॉइन्स राजा वो के टाइम पे, ठीक है। फिर धीरे 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 आगे बढ़े तो पेपर करेंसी आया, फिर प्लास्टिक मनी आया, फिर डिजिटल करेंसी, अभी क्रिप्टो करेंसी, ये सब वो सब। क्रिप्टो तो सबसे ऊपर है, समझ आ रहा है? क्लियर है ना? सब लिखते रहना तुम लोग, ठीक, क्योंकि इकोनॉमिक्स वैसे देखा जाए तो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इवन यू गाइज नो दैट, राइट? बट हमें इसे खत्म करना है बहुत कम टाइम में, क्योंकि एग्जाम भी पास आ रहे हैं, और इतना इंपॉर्टेंट लगता भी नहीं, क्या पढ़ने का, ठीक है। चलो, ये थोड़ा लिख लेना मन करे तो। चलो, बार्टर सिस्टम क्या होता है? वेयर गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स यही बताया कि दोनों जो ट्रांजैक्शन में दोनों पार्टीज है उनके बॉन्ड्स सेटिस्फाई होने चाहिए। क्लियर है? चलो, अब पैसे, मनी का फंक्शन क्या होता है? पैसा उड़ाना तो नहीं होता एक्चुअली में, इकोनॉमिकली देखा जाए तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी? तो कुछ फंक्शन है इसके, 2 फंक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वैसे 3 है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम 2 ही। क्या है? प्राइमरी फंक्शन होता है, एग्जाम में सीधा पूछते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन, सेकंड इज सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी में क्या है कि मेजर ऑफ वैल्यू है, कि तुम इसे वैल्यू में काउंट कर सकते हो। दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कुछ खरीदने के लिए दे सकते हो, सिंपल है, क्लियर है, नहीं था कुछ है नहीं रॉकेट साइंस, ठीक है। सेकेंडरी क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू, तुम स्टोर भी कर सकते हो, बैंक में, घर में, कहीं पे भी, पोस्ट ऑफिस में, कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो कि कल उठ के काम में आ सकता है। तीसरा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या होता है? तुम किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो आज घर बैठे। क्या ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू 24/7 हो सकता है? बस, तो यही है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू।
डिफर्ड पेमेंट्स, डिफर्ड क्या होता है, समझ आ रहा है किसी को डिफर्ड? देखो डिफर्ड पेमेंट्स मतलब सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ लो ईएमआई, किश्तों में पैसे देना किसी चीज को लेके। क्लियर है? डिफर्ड पेमेंट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू पर्टिकुलर टाइम जोन्स, टाइम जोन्स तो नहीं बोल सकते, इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो भाई बहुत ही तेज जा रहे हैं हम लोग, तेज तेज तर्रार, क्योंकि तुम लोग तेज हो। फिएट मनी, अगर स्कूल में पढ़ाई करी है, कॉलेज तक पढ़ लियो हो या स्कूल तक भी पढ़ लियो और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो फिएट मनी क्या है ये तो पता होना ही चाहिए। पता होना चाहिए, मैं बता रहा हूं नहीं है तो सेकेंडरी चीज है। ठीक है, फिएट मनी क्या होता है, किसी को आइडिया है मतलब बाय एनी चांस? दो चीज, फिएट मनी, अगर मेरे को बोलना है कि दिस मनी इज फिएट मनी, तो उसको फुलफिल करने के लिए दो क्राइटेरिया होने चाहिए। पहला क्या है, इट इज इन सम, इट शुड बी सम फॉर्म ऑफ करेंसी। पहला करेंसी होना चाहिए, दूसरा कोई सेंट्रल अथॉरिटी ने उसे, ये रब कर दो ना, लिख लिया, चलो, किसी भी फॉर्म की करेंसी होनी चाहिए, दूसरा किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी से इश्यूड होना चाहिए। हैंडराइटिंग को भूल जाना, मैं बोल रहा हूँ वही सुनना। ठीक है, करेंसी क्या क्या हो सकती है, पेपर करेंसी हो सकती है, मेटालिक भी हो सकती है, चेक भी हो सकता है, कैश तो हो ही गया, और क्या हो सकता है? नहीं कार्ड नहीं होगा, क्रिप्टो हो सकता है, चलो ये सब, ये क्या हो गया, एक टाइप ऑफ करेंसी तो है ही, क्रिप्टो करेंसी है, बट कार्ड करेंसी नहीं है। चलो ये कंडीशन तो मानो फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, सेंट्रल अथॉरिटी ने इश्यू की होगी। सेंट्रल अथॉरिटी क्या हो सकती है, पूरे वर्ल्ड को देख के बोलना, और हिस्ट्री और प्रेजेंट दोनों को मिला के सोचना कि सेंट्रल अथॉरिटी क्या क्या हो सकती है, हिस्ट्री से लेके आज तक। कंट्री की तो गवर्नमेंट, एक तो गवर्नमेंट होगी, फिर हिस्ट्री में जाए तो कौन होगा, जो भी किंग होगा, किंग क्वीन जो भी हो, इसलिए बोला हिस्ट्री में जाओ, अगर उस टाइम पे कौन होते थे, किंग्स होते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो या तो गवर्नमेंट हो, किंग हो, कोई सेंट्रल बैंक हो जैसे आरबीआई है, वो इश्यू करनी चाहिए इस चीज को, किसको, मनी को, तभी वो फिएट मनी होगा। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है 1+2, तभी इसको क्या बोलेंगे हम, फिएट मनी। सर ऐसा कोई एग्जांपल है जो फिएट मनी ना हो? भाई मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट यही है, क्या हम देखो, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी करेंसी है, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है। क्या इंडिया में इसे कोई अथॉरिटी ने या कोई सेंट्रल अथॉरिटी ने इशू किया है हमारे देश में अभी तक, किसी को आइडिया है? नहीं करा। तो क्रिप्टो करेंसी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिएट मनी इन प्रेजेंट टर्म्स ऑफ इंडिया, इंडियन कंटेक्स्ट। क्लियर है? मतलब फिएट मनी एक कंट्री में हो सकता है, कंट्री में नहीं हो सकता, डेफिनेटली डेफिनेटली पर उसको यूज करना इलीगल नहीं है। नहीं, कंट्री कंट्री पे डिपेंड है। जैसे एल सेल्वाडोर, पता है किसी को कंट्री, एक नाम सुना, एल सेल्वाडोर करके कंट्री है, तो उधर अलाउड है क्रिप्टो करेंसी। क्यों? उधर करेंसी भी है, क्योंकि करेंसी तो है ही वो, पर उधर सेंट्रल अथॉरिटी ने अलाउ करा है कि ओके क्रिप्टो में तुम ट्रांजैक्शन करो। क्लियर है? फिएट मनी, फिएट मनी सिंपल ये कहता है कि पैसा क्या है, किसी के जेब में 100 रुपए की नोट है, वो 100 रुपए की नोट क्या एक्चुअली में रियल लाइफ में पैसा है या नहीं है, मतलब प्रूव करने के लिए, तो वो फिएट मनी है कि नहीं, हमें ये देखना है। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल एक लेमन एग्जांपल लेते हैं कि तुम क्या सीरियसली एक ऑफिसर हो या नहीं, उसकी दो क्राइटेरिया होगी। तो दो क्राइटेरिया में पहली क्राइटेरिया क्या है कि एक तो वो करेंसी होना चाहिए, करेंसी होना चाहिए, किसी भी फॉर्म ऑफ करेंसी होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, उसे किसी सुप्रीम अथॉरिटी ने इशू किया हुआ होना चाहिए। क्लियर है? अगर ये दोनों चीजें होती है तो वो हो गया फिएट मनी। साक्षी
अभी भी समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, क्लास के बाद या कल कभी भी मुझसे पूछ लेना। सर फिएट मनी मतलब जो हर जगह नहीं हो सकता। हाँ, फिएट मनी तुम्हारे देश में होगा, फिएट दूसरे देश में नहीं भी हो सकता। क्रिप्टो करेंसी बताया ना, हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी अलाउड नहीं है, लीगली वैलिड भी नहीं है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? डॉलर क्या है? डॉलर बताता हूँ बाद में, सॉरी। सर सिग्निफिकेंस क्या है इसका? यूज कहाँ होता है? अरे यूज कुछ नहीं है, ये बेसिक चीज है। इसके आगे एक और चीज है, लीगल टेंडर। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, फैक्ट है कि अरे ये इसलिए था, तुमने क्या पूछा मेरे को? इसका सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, इसके पीछे एक मॉरल था, एक माइंडसेट था। क्यों? हिस्ट्री में देखा जाए तो एक टाइम ऐसा भी था कुछ किंग्स के टाइम पे कि जैसे कि मैं गोल्ड कॉइन्स इशू कर रहा हूं या सिल्वर कॉइन्स या ब्राउन्स कॉइन्स इशू कर रहा हूं, तो मेरे जैसा कॉइन देख के कल उठ के तुमने भी प्रिंट करना शुरू कर दिया, कल उठ के तुमने भी कर दिया शुरू। इजी है। तो क्या होगा फिर? इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा हो गया है ना, बहुत सारा पैसा हो गया। तो ये सब चीजें ना हो इसीलिए। तो इसलिए आज जब नोट देखते हो तो 100 रुपए की 500 रुपए की नोट देखते हो, उसमें क्या होता है? एक तो करेंसी तो है ही 500 का, दूसरा सिग्नेचर किसका होता है? आरबीआई गवर्नर का। तो हाँ, इसका मतलब ये फिएट मनी है। अगर मान लो केबीसी वाला नोट मिलता है, वो बचपन में खेलते थे अपने, तो उसमें सिग्नेचर आरबीआई गवर्नर का होता था, वो अमिताभ बच्चन का होता था या किसी और का होता था, शाहरुख खान का होता, वॉट, तो वो फिएट मनी नहीं हुआ। क्लियर है? चलो, दूसरा क्या होगा? लीगल टेंडर में और दो चीजें चाहिए। पहला तो एक तो फिएट मनी तो होना ही चाहिए, प्लस पूरे देश में कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो उसके लिए अलाउड होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा चीज है, दो चीजें मिक्स मत करना। फिएट मनी टोटली अलग चीज है, थियरिटिकल चीज। अब लीगल टेंडर क्या होगा? अब लीगल टेंडर तब होगा जब वो फिएट मनी होगा, प्लस कि हम दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन करना हो तो मैं तुम्हें अगर 100 की पत्ती दे रहा हूं तो तुम मानने चाहिए कि ओके चलो 100 की पत्ती अलाउड। क्या आज 2000 की पत्ती अलाउड? तो वो लीगल टेंडर नहीं है। समझ आ गया? बहुत बेसिक चीज है। जैसे 10 का सिक्का अब पूरे इकोनॉमी को इतना हार्म नहीं कर सकता, पर जैसे 2000 का नोट था, एक ही नोट, मतलब अगर तुम्हें 2 लाख रुपए करने हो तो एक ही बंडल में 2 लाख हो जाते थे। अभी आज अगर 2 लाख करने हो तो 4 बंडल चाहिए होंगे 500 के, तो उसे स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा। तो यही करप्शन, फिर ब्लैक मनी, काउंटर फिटिंग, ये सब को कम करने के लिए ये सब डिमोनेटाइजेशन होता रहता है। जैसे 1000 का नोट था तो पूरे वर्ल्ड में 1000 का नोट अपना फेमस था, गांधी जी का। तो मोदी साहब को लगा कि भाई ये ब्लैक मनी वगैरह वगैरह, टैक्स इवेजन, इससे कम हो सकता है, तो पूरा ब्लैक मनी बाहर आएगा। तो उसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन होता है, अगर होता है तो हर कंट्री में। दूसरा डिमोनेटाइजेशन करने का एक और रीजन ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल रिनोमिनेशन और डिनोमिनेशन। रिनोमिनेशन मतलब, डिनोमिनेशन मतलब 100 का 500 कर दिया, रिनोमिनेशन 500 का 100 कर दिया, सिंपल है। अरे छुट्टा नहीं, जो नोट पहले 100 की थी वो 500 की कर दी, और 500 की थी 100 की कर दी, वो रिनोमिनेशन होगी। ईरान एक करंट कंट्री है, पता है ना, उसका एक करेंसी था ईरानियन समथिंग कुछ था, उन्होंने चेंज करके उसको टोमन कर दिया एक करेंसी को। तो अब क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये फिगर्स सही नहीं है बट एग्जाम्पल समझ लो कि पहले 1 ईरानियन मान, अरे जो भी हो, 1 ईरानियन मान लो कुछ 100 था, अभी उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी। अब जो 100 था उसके बदले क्या कर दिया, 1000 कर दिया। क्यों? इन्फ्लेशन बढ़ गया था उधर। ठीक है, हाँ उधर 100 का नोट होगा ही नहीं अभी, तो जो 100 की वैल्यू थी वो 1000 की वैल्यू है। तो चेंज कुछ नहीं हुआ, बस रीडिनोमिनेशन कर दिया कि भाई जो 100 था, आज जो तुम्हारी वैल्यू जो 17 साल की, अब तुम्हारी 27 साल कर दी है, तुम हो वही। क्लियर है? तुम्हारे काम का नहीं है, पर ठीक है, ये आउट ऑफ द टॉपिक चले गए हम लोग। समझ आ गया फिएट मनी और लीगल टेंडर? सर लीगल टेंडर में जो फिएट मनी है वो तो ऑलरेडी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई है, तो वो लीगली तो वैलिड होगी ना। एग्जैक्टली, वैलिड होगी या नहीं। जैसे उसने बताया 10 का सिक्का, 10 रुपीज का कॉइन, आज के टाइम पे वो 25 पैसा आता था, पता है, 50 पैसा आता था। फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल 2000 का नोट और 1000 का नोट। ये 4-5 एग्जांपल ऐसे हैं
जो लीगल टेंडर में नहीं आते। तुम 50 पैसे का सिक्का अगर दो ना, 2-5 रुपए तक कोई लेगा, उसके ऊपर नहीं लेगा। तो कभी वीडियोस रील्स में देखा होगा कि कोई बंदा जाता है गाड़ी के शोरूम में और बहुत से सिक्के लेके जाता है, देखा है ऐसा कभी? तो तुम बोल नहीं सकते कि मैं सिक्के लेके आया, मैं पैसे ही दे रहा हूं ना, लेना ही पड़ेगा वरना केस कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो डिनाई कर सकता है तुमको। क्यों कर सकते? क्योंकि एक लिमिट तय करी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, आरबीआई के थ्रू, कि इतने रुपए तक ही इतने के सिक्के लेने के। हाँ, इसके ऊपर लेने तो तुम्हारी मर्जी है, पर वो सामने वाला तुम पे केस नहीं कर सकता। जैसे आज तुम अगर 2000 की पत्ती मेरे को पकड़ाओगे, लो मेरे को मैंने कुछ खाया या कुछ खरीदा, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं 2000 की नोट तो चलती थी, अब तुम सो गए थे या तुम अमेरिका थे 5-10 साल से, अब तुम वापस आ गए, तो ये लीगल टेंडर अब नहीं है। ये फियाट मनी है, ये करेंसी है, ये एक गवर्नमेंट के थ्रू इश्यूड करेंसी है, पर ये लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि इससे तुम आपको सेटलमेंट नहीं कर सकते। समझ आ रहा है ना भाई? चलो, लीगली वैलिड, इसलिए तो बोला लीगली वैलिड फॉर ट्रांजैक्शन अक्रॉस द कंट्री। क्लियर? आरबीआई कौन से एक्ट से सॉरी, आरबीआई क्या है, फुल फॉर्म क्या है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जस्ट इन केस कि कोई नहीं जानता। आरबीआई क्या है हमारे देश का? सेंट्रल बैंक। वो एक सेंट्रल बैंक ऑफ कैनेडा ये नहीं, सेंट्रल अथॉरिटी, एक ही बैंक है, सबसे बड़ा बैंक। ठीक है, वो क्या करता है आगे सब देखेंगे। कौन से एक्ट से बना था, कौन से साल में बना था, मतलब एक्ट से बना था 1934 के, बना 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था। सीधा देखते हैं आरबीआई के फंक्शंस क्या है। देखो आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं आरबीआई के, क्या क्या लगता है देख लो। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, कि हमारे देश में जो पैसों का सप्लाई है वो कौन तय करेगा कि कितना सप्लाई होगा? आरबीआई, थ्रू वेरियस मेथड्स एंड ऑपरेशंस, वो सब आगे की बात है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेश से पैसा यहां पे आएगा या यहां से पैसा विदेश में जाएगा, उसका कंट्रोलर कौन होगा? आरबीआई। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार को अगर पैसा चाहिए तो कहां से लेगी? हमसे तो लेगी। हमसे कैसे लेगी सरकार? टैक्स। वेरी गुड। दूसरा, बैंक से भी ले सकती है, जैसे आरबीआई से। क्या इसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट पैसा ले सकता है या स्टेट ले सकता है या दोनों ले सकते हैं? नहीं, दोनों ले सकते हैं। भाई पॉलिटी में पढ़ा था हम लोगों ने, स्टेट्स क्यों बनाए थे हमने? इजी गवर्नेंस एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। और फेडरलिज्म होता तो हर एक स्टेट का एक अलग बैंक होता तो मानते, पर हमारा देश कैसा है? क्वाजी फेडरल। तो ये यूनियन की ड्यूटी कभी कभी बनती है कि स्टेट को संभाले। तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आरबीआई से पैसे ले सकती है, पर उसके सामने कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। वो क्या करता है? वो मेड इन जापान है, याद आया? राजू मेड इन जापान है, उधार में पैसा लेने जाता है। चलो छोड़ो, मूवीज नहीं देखते। बैंकर्स बैंक, एसबीआई हो गया, तुम्हारा बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या जो भी तुम लोग सारे बैंक्स बोलो, अगर उन लोगों को भी पैसा चाहिए तो कहां कहां से लेंगे? एक तो अपने पास से, दूसरा आरबीआई से। ठीक है। रेगुलेटर ऑफ ऑल बैंक्स, सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, जैसे B1, B2, B3, B4, B5, B इनफाइनाइट, कुछ भी हो। ठीक है, मान लो कुछ भी हो गया। ठीक है, ये सारे बैंक्स कनेक्ट कैसे होते हैं? आरबीआई के थ्रू। एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एक ऐसा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई का, एक ऐसी बॉडी है जो सारे बैंक्स को कंट्रोल, मतलब कनेक्ट करती है और कंट्रोल करती है। क्लियर है? वो सब आएगा, ठंड रखो, सब रुको जरा। ऐसे वो सब अभी, ये कल से वो मीम भी डालना पड़ेगा मेरे को, रुको जरा वाला। ठीक है, चलो। एनएफएस समझ आया ना, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, की भाई आरबीआई का है,
वो सारे बैंक्स को कनेक्ट कंट्रोल करता है। ठीक है, आरबीआई के फंक्शंस के बारे में समझ आया, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी एग्जाम में सीडीएस वालों को पूछ ले, सीडीएस एफकेट या कोई भी स्टेट पीसीएस वगैरह कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, सेक्शन 7 क्या है आरबीआई का? तो सेक्शन 7 बस इतना है कि आरबीआई को सलाह देनी है, किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, फाइनेंशियल या मॉनिटरी सब्जेक्ट को लेके अंडर सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट। एनपीसीआई क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब बना था भाई? 2008 में। एक कॉर्पोरेशन है, पेमेंट्स को लेके कुछ तो बात हो रही थी। क्या बात हो रही थी? उन्होंने एक कुछ कंपनीज मिली अराउंड 10, ठीक है 10, हाँ 10 कंपनी बोलो या बैंक बोलते हैं, चलो 10 बैंक मिले, जैसे एसबीआई वगैरह सारे बड़े बड़े बैंक मिले। कौन से है इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। 10 बैंक मिले, उन्होंने बोला कि अब जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इनोवेशन आ रहे हैं, हमको हमारा जो डिजिटल जो ट्रांजेक्शन है उसे एक अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन तो अभी अभी आए, पर उसके पहले हम क्या प्लास्टिक मनी में जाने की कोशिश कर रहे थे कि बैंकिंग सिस्टम अच्छा हो जाए, कि हर किसी के पास बैंक अकाउंट हो, एटलीस्ट चेकबुक हो, एटलीस्ट पासबुक हो, एटलीस्ट कि पैसा ले सके या जमा कर सके। तो ये पूरी जो बैंकिंग सिस्टम है उसको वाइब्रेंट करने के लिए एनपीसीआई को बनाया गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कि पेमेंट्स ठीक से हो, अच्छे से हो। किसने करा? 10 बैंकों ने मिलके ये एनपीसीआई बनाया। एनपीसीआई क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, मतलब अ टाइप ऑफ एनजीओ। क्लियर है? चलो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है, ये बस क्या बोलते हैं उसको, समाज सेवा के लिए चलता है। हाँ चलो, रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट, ठीक है चलो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ये एनजीओ मतलब ये, इनका मेन पर्पस यही था टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर बैंक्स, बस इतना काम था। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। चलो, क्या है यूपीआई? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कब आया ये यूपीआई? 2016 में। एक और चीज, 2016 में तो तुम लोग कितने साल के रहेंगे? 8 साल, 10 साल। मोदी जी तो 2014 में। अरे नीति आयोग भी तो बनाया था 2015 में, पढ़ाया तो था लास्ट टॉपिक में। वैसे तो काम तो पहले दिन से शुरू होता है। 2016 में क्या हुआ था? डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। नोटबंदी पता है ना, नोटबंदी करी थी ये 500 1000 वाला, फिर 2000 लाया, फिर 2000 भी गैप। तो 2016 में कब, कौन सा 8 अगस्त था, पता नहीं मेरे को, डेट नहीं पता, कुछ 8 था नवंबर, ऐसा कुछ तो था। तो 2016 में डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। उसी टाइम पे क्या है ये यूपीआई? इट इज बेस्ड ऑन आईएमपीएस सिस्टम। आईएमपीएस क्या होता है? फुल फॉर्म लिख लेना। इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम। ऑफिसर को हेल्प कर देते हैं, वेरी गुड। बिल्ड फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस। यूपीआई क्यों लाया गया? यूपीआई एक फीचर है, वो क्यों लाया गया? डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए। वो किस बेसिस पे, उसका बेस क्या है, किस पे काम करता है? वो बेसिकली क्यूआर स्कैनर। ये फोन है, मतलब ये पीछे जो है वो क्यूआर स्कैनर है। क्यूआर का फुल फॉर्म पता है किसी को? क्विक रिस्पॉन्स। अच्छा, पता ही था, ऐसा है क्या? चलो, क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड। एक तो फटाक से रिस्पॉन्ड नहीं करता वो, पेमेंट तो किया नहीं किया जो कोई बात नहीं, फटाक से वो रिस्पॉन्ड कर देता है।
तो क्विक रिस्पॉन्स उसका नाम रखा है। ये टाइप ऑफ कुछ तो ग्राफिक्स वाफिक्स अंदर कुछ तो डाला है, मेरे को भी नहीं पता, पर कुछ हर क्यूआर कोड अलग होता है, हर एक पैटर्न अलग होती है। क्लियर? तो इसमें पैसा डालो सीधा, खटाखट खटाखट खटाखट। अब तो तुम न्यूज भी नहीं देखते होंगे। ठीक है, क्यूआर स्कैन के फीचर पे चलता है। AEPS, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार पता है? आधार तो पता होगा, आधार कार्ड। हाँ, वो चलो, आधार कार्ड पे भी क्यूआर कोड होता है। हाँ, तो उसको बार कोड बोलो, क्यूआर कोड बोलो, जो बोलो वो। अबे बार कोड तो ऐसा होता है, बार कोड ऐसा होता है। वेरी गुड। चलो, क्यूआर कोड और बार कोड में फर्क है। खैर एनीवेज, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम किस लिए यूज होता है? जैसे मैंने सब्सिडी बताया था, यूरिया सब्सिडी, फिर फूड सब्सिडी, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है, ये जो सारी चीजें मिलती है डीबीटी से मिलती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कैसे? पीएम किसान योजना पता है किसी को? बताया भी था शायद। क्या होता है पीएम किसान योजना? सब्सिडी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो अप टू दिस हेक्टर्स, अगर तुम्हारे पास लैंड है तो तुमको पीएम किसान में फायदा मिलेगा। तो कितने पैसे मिलते हैं? एन्युअली कितने रुपए मिलते हैं? एन्युअली 6,000 रुपीज। हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए मिलते हैं। तो 3 इंटरवल पे 2-2 हजार रुपए मिलते हैं। ठीक है, छोटी मोटी चीजों को खरीदने के लिए या कुछ भी करने के लिए। क्लियर है? चलो, डीबीटी एग्जाम्पल स्कॉलरशिप सब्सिडी। चलो कोई बात नहीं। एक नई चीज है ई रूपी, अभी अभी लेटेस्ट आई है। ई रूपी क्या होता है? इट इज एन SMS QR कोड बेस्ड, फॉर एग्जाम्पल ई रूपी बहुत बढ़िया चीज है, इलेक्ट्रॉनिक रुपया। ई रूपी क्या कहता है? अभी एक आइडियल सिचुएशन ऐसा है कि तुमको घर से भेजा मम्मी ने, पापा ने, किसी ने भी, कि जाओ ये 500 रुपए का कुछ खरीद के आओ, सब्जी या फिर कुछ भी घर का सामान, ग्रोसरी, यूटेंसिल्स वगैरह कुछ भी। 500 का कैश नोट देंगे, तो तुम 500 से क्या कर सकते हो? एक तो अगर ईमानदार इंसान हो तो वही सामान खरीदोगे जो तुमको बोला है। अगर थोड़े बेईमान हो तो क्या करोगे? कुछ और खा लोगे, कि चलो पेस्ट्री खा ली, चॉकलेट खा ली, मूवी का टिकट देख लिया। सॉरी, मूवी का टिकट कैसे देख सकता है? मूवी टिकट से मूवी देख ली वगैरह वगैरह। ठीक है, ये जो सेकंड ऑप्शन ना हो, इसीलिए ये बड़े पैमाने पर सोचो कि ये ऐसी चीज ना हो, इसलिए आरबीआई ने एक चीज लाई, एनपीसीआई ने बेसिकली एक चीज लाई, ई रूपी, इलेक्ट्रॉनिक रूपी। सरकार जो पैसा लाभार्थियों को देती है, जैसे सब्सिडी के लिए जो लाभार्थी होता है, जो बेनिफिशियरी होता है, बेनिफिशियरी समझ आता है ना, लाभार्थी, कि जैसे जिसको मिलना चाहिए, जैसे तुम्हें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, सरकारी स्कॉलरशिप, तो तुमको सरकारी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा, तुमको कूपन मिलेगा 500 रुपए का। फॉर एग्जाम्पल तुमको स्कॉलरशिप है एक टैबलेट लेने की, टैबलेट का चलता था कुछ, है ना? तो तुमको अगर 20,000 रुपए दे देते टैबलेट लेने के लिए, तो तुम क्या करते? उड़ा देते, ये कुछ भी करते। टैबलेट तो शायद मेजोरिटी लोग नहीं लेते, कि चलना चलता है, वैसे भी कौन सा पढ़ रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया, सुनो सुनो सुनो, सरकार ने क्या किया कि एक ई रूपी करके वाउचर दिया तुमको, या फिर कोड दिया, कि वो कोड मिलेगा और तुम वो स्पेसिफिक दुकान में जाओगे और उधर से वो कोड देके तुम वो चीज ले लोगे, तो तुम वो कोड कहीं और यूज नहीं कर सकते। ये तो तुमको अभी दुख लग रहा होगा कि यार शिट, अब तो मैं उड़ा नहीं पाऊंगा, पर इसको पॉजिटिव सेंस में देखो। फॉर एग्जाम्पल यही चीज कि तुमको अगर पैसे 500 रुपए के शूज लेने के लिए दिए हैं सरकार ने, तो तुमको कैश देंगे तुम्हारे अकाउंट में, तो मान लो कोई गांव में है, रोजगार नहीं है इतना, तो वो घर के पिताजी या फिर जो भी बुजुर्ग क्या करेंगे, बोला 500 का कुछ खरीद लेते हैं, अगले महीने तेरे जूते लाऊंगा मैं, ऐसा हो सकता है। पर अब वो कोड से सिर्फ जूते ही आएंगे या फिर बुक्स ही आएंगी, बैग्स ही आएंगे, तो बच्चा पढ़ पाएगा। तो ये जो मिडल मैन का चीज है, ये जो लीकेज की प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाएगी इससे। क्लियर है? चलो, इट इज एन SMS QR कोड बेस्ड प्रीपेड कैशलेस इलेक्ट्रॉनिक वाउचर क्रिएटेड बाय
NPCI using UPI platform, it is for a specific purpose or activity. क्लियर है? चलो, NPCI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, कब आया था वो? ठीक है। ATM क्या होता है फुल फॉर्म? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाँ चलो, हाँ वेरी गुड है। ऑल टाइम मनी। एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर। देसी भाषा में कभी भी पैसा, ये साइंटिफिक मतलब ये इलेक्ट्रॉनिकल स्टफ है, बट एनी टाइम मनी ऑल टाइम मनी नहीं है भाई, सही ठीक है, बचपन में सीखा था, भूल जाओ उसको। एटीएम तो यूज करा होगा कि अभी वो भी नहीं करा? कोई बात नहीं, वही स्टूडेंट अकाउंट होता है कि एक लिमिटेड पीरियड तक होता है, तुमको डेबिट कार्ड मिलता है, चेकबुक नहीं मिलती, पासबुक और डेबिट कार्ड मिलता है, तुम ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब मान लो फॉर एग्जांपल तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, तुमको स्कॉलरशिप मिलने वाली है और सरकार का ऐसा नियम है कि तुम्हारे नाम से ही अकाउंट होगा तो ही मिलेगा, तो क्या करोगे? स्टूडेंट अकाउंट खुलते ही है ना। सर स्टूडेंट अकाउंट और चाइल्ड अकाउंट में क्या फर्क है? चलो ये हो गया एटीएम, ठीक है। एटीएम में यूजुअली क्या पैसे तुम ले सकते हो, प्रीपेड होता है कि पोस्टपेड होता है? एटीएम प्रीपेड। क्यों? तुम्हारे अकाउंट में पैसा रहेगा तो ही एटीएम से पैसा निकलेगा। ये गज गज नहीं हुआ, ठीक है। फिर बैंक्स क्या होता है? बैंक्स, बैंक बड़ी चीज होती है। 3 टाइप के बैंक्स होते हैं, बैंक लेबल, ब्राउन लेबल, व्हाइट लेबल। ठीक है, वो रेड लेबल, ब्लैक लेबल, जो भी हो वो नहीं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर बैंक ओन ऑपरेट, ये सब प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, ये सब वो सब कि तुमको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बैंक्स यूजुअली क्या होते हैं? जो डिपॉजिट्स लेते हैं और पैसे देते हैं, ठीक है। बैंक्स बहुत टाइप के होते हैं, तो शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, बहुत सारे होते हैं। एक और अलग चीज है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, किसी ने सुना है? एनबीएफसी होता है एक, हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो अलग चीज है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। बट बैंक इज एन एजेंट, ठीक है, जो क्या करता है? डिपॉजिट लेता है, डिपॉजिट लेगा तो उसके सामने इंटरेस्ट भी देगा तुमको, ठीक है, लोन्स देगा वगैरह वगैरह। नियो बैंक्स क्या होता है? क्या बैंक की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है? ऑब्वियसली ब्रांच होती है। नियो बैंक कंप्लीटली ऑनलाइन होता है, इंपॉर्टेंट है, लिखो। नियो बैंक का एग्जांपल तो यार मेरे को याद नहीं आ रहा है, होंगे ही ना यार ऑब्वियसली, तुम लोग एक बार सर्च कर लेना नियो बैंक के एग्जांपल, ठीक है। चलो, कंप्लीटली ऑनलाइन होंगे, कोई फिजिकल कहीं पे कोई टच नहीं, कुछ नहीं, सीधा क्या? ऑनलाइन। चलो, मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीडीएस वाले तो ध्यान से सुनना। एमडीआर क्या होता है? तुम लोग कहीं शॉपिंग करने जाते हो और कार्ड से पेमेंट करते हो, पता है? वो एक मशीन में, पॉइंट ऑफ स्केल मशीन से, पीओएस मशीन होता है, ऐसे कार्ड डाला निकाल, तो क्या तुमको क्या लगता है ये जो तुम पेमेंट कर रहे हो फ्री पेमेंट होता है? वो फ्री नहीं होता, तुमसे कोई चार्ज नहीं लेगा। पर फॉर एग्जाम्पल ये तुम कस्टमर हो, ये वो मर्चेंट है, ठीक है, वेरी गुड। मर्चेंट मतलब क्या भाई? बेचने वाला, जो बेचता है सामान, इसको एक्स रखते हैं। तुम्हारे बैंक में पैसे पड़े, मान लो कितने भी पड़े, पर तुमको पेमेंट करना है ₹2000 का, ठीक है। 2000 का तुमने कुछ खरीदा इससे, तुम सी हो, तुमने कुछ खरीदा एम से, तुमने किससे खरीदा, मतलब क्या ट्रांजैक्शन किया? पॉइंट ऑफ स्केल मशीन से मान लो, ठीक है। अब क्या सीन होता है
कि ये सर्विस तुम एंजॉय जो कर रहे हो, इसको पैसे भी मिल रहे, इसका धंधा चल रहा है, तुमको भी प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये जो फीस होंगे ना, पीओएस मशीन वाले जो बैंक होती है वो पैसे लेंगे, वो चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे? एक रेट। किससे करेंगे? वो मर्चेंट से। वो अराउंड 2% होता है। मिनिमम 2000 का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। क्या सॉरी? हाँ, मिनिमम। तो 40 रुपए किसके पॉकेट से गए? मर्चेंट के। तो उसको तो नुकसान पड़ रहा है, तो बस फिर उसको हटाया, फिर 2000 मिनिमम ट्रांजैक्शन रखा। हालांकि आज तो कोई इतना ट्रांजैक्शन कर ही नहीं रहा है, क्योंकि अब तो क्या हो गया, डिजिटल ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन। अब तो यूपीआई वाले आ गए, ठीक है। पहले नहीं पता थी, क्योंकि इतने ट्रांजैक्शंस नहीं होते थे। ये प्रमोट करने के लिए कि भाई तुम सर्विस ले रहे हो तो कुछ तो पैसे हम लेंगे। ये कौन है? ये पीओएस वाला, बैंक वाला। बैंक वाला इसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बैंक एसबीआई का है, तो एसबीआई ये मर्चेंट से चार्ज करेगा कि तू मेरा एक पेमेंट गेटवे यूज कर रहा है, तो उसके मैं पैसे लूंगा तुझसे। ये तो अब क्या, ब्लैक मनी को हटाने के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या कर रहा है, जितना हो सके फ्री। वरना यूपीआई में कोई चार्ज है? नहीं है। अगर यूपीआई में चार्ज होता तो क्या हम लोग या ये दुकान वाले लेते? नहीं लेते। नहीं, वो अलग चीज है, एमआरपी तो अलग चीज है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लो 5000 का ट्रांजैक्शन हुआ, तुमने पीओएस स्केल से करा, तो उसमें 2% चार्ज लगेगा। ये है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फी दैट अ मर्चेंट मस्ट पे टू हिज एक्वायर्ड बैंक फॉर एवरी डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। जैसे बताया ना, जैसे एसबीआई का पीओएस होगा, तो उसको एसबीआई को 2% या जो भी परसेंट है, 1.5-2% देना पड़ेगा। अरे कोई बोलेगा मेरे पास कैश नहीं है, मैं कार्ड से ही करता हूं, तो उसका तो धंधा बिगड़ेगा ना, 40 रुपए के बचाने के चक्कर में। हम तो सिर्फ 2% देख रहे हैं, पर तुम पूरा तो देखो, 98% का क्या। समझ आ रहा है? चलो, क्लियर है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इट इज अ टाइप ऑफ फी दैट अ मर्चेंट मस्ट पे टू हिज अक्वायर बैंक। क्लियर? चलो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है? सेंट्रल समझ आता है? एक अथॉरिटी, सुपर, सुप्रीम वाली। बैंक मतलब समझा, डिजिटल मतलब पता है, करेंसी मतलब भी पता है। हाँ, वेरी गुड। सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी। अब तो कैसा मार्केट जमाना, क्या इकोनॉमीज कैसी हो रही है, डिजिटल हो रही है सारी। तो अब आरबीआई ने क्या सोचा कि अब जो 1000 की, 500 की, 2000 की नोट है, हम उसे भी छापना बंद कर देंगे विथ टाइम, उसे भी प्रिंट करना बंद करेंगे। मोर ओवर व्हाट विल दे डू इज, दे विल इश्यू करेंसी नेम्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, विच विल बी 100% ऑनलाइन। तुम्हारी सैलरी अगर आनी होगी तो तुम्हारे अकाउंट में आएगी एक डिजिटल फॉर्मेट में, कि तुम्हारे अकाउंट में है ये पैसे। तुम कहीं जाओगे तो तुम ऑनलाइन ही पेमेंट करोगे। वो मर्चेंट कहीं से सामान खरीदेगा, वो ऑनलाइन ही खरीदेगा। कैश एलिमिनेट तो पूरा नहीं होगा, पर इसका प्रेजेंस मैक्सिमम करने के लिए। इट्स लाइक ये एक अर्थ है, यहां से आ गया डिजिटल पेमेंट, यूपीआई। यहां से आ गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यहां से आ गया क्रिप्टो करेंसी। यहां से आ गया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और यहां से आ रहा है कैश। तो ज्यादा तो कौन है? ये सारे नॉन कैश चीजें। तो बस फिर क्या, ये अगर 100% गिने तो ये कितना परसेंट होगा? 20% कैश रहेगा। फिर 100% डिजिटल होना भी बहुत नुकसान कर सकता है। ठीक है, 100% डिजिटल नहीं हो सकता कभी कुछ, जैसे 100% कैश भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल क्या है? डिजिटल फॉर्मेट करेंसी बाय सेंट्रल बैंक, डिजिटल फॉर्मेट में होगी वो करेंसी। क्लियर है? चाइना ने इशू कर दी है, हमारा आरबीआई प्लस यूरोपियन बैंक, यूरोपियन जो यूरोप का बैंक है, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमारे इंडिया के लिए बना रहे हैं। क्लियर है? तुम्हें पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या। फंजिबल एंड नॉन फंजिबल टोकन। फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबिलिटी क्या होता है? इट इज फंजिबल मतलब डिवाइडेबल, इट इज नॉन फंजिबल
डिवाइड, क्या 1000 रुपए डिवाइड हो सकते हैं? कैसे? 500 500, 2 250 250, 100 100, कुछ भी हो सकता है, पर नॉन फंजिबल चीजें डिवाइड नहीं हो सकती। तो नॉन फंजिबल टोकन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही थी न्यूज में। जैसे बंदर, ये एक एनएफटी है। जस्ट इन केस अगर आप लोग न्यूज में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर की फील्ड में हो और तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम्हें पता होगा, एनएफटी क्रिप्टो करेंसी के जैसा ही एक चीज है। वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा कुछ जनरेट करूंगा और उसे मार्केट में बेचने निकलूंगा, और मैंने इसका प्राइस रखा मान लो $1 मिलियन, और लोग खरीदते हैं इसे। कुछ नहीं है, बस डिजिटल कुछ तो है, कुछ तो आर्ट लग रहा है किसी को, पर उसको नाम दे दिया क्या? एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। एक टोकन है, एक पैसा ही है जिससे तुम ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेस्सी को जानते हो सब लोग, लियोनल मेस्सी। ये वर्ल्ड कप जब लोग वो जीते थे, उसके पहले शायद, ये क्या नाम है, हाँ वो बार्सिलोना से पीएसजी में गया था, पेरिस सेंट जर्मन में। तो उस टाइम पे ऐसी न्यूज थी कि जो उसका फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज उसकी फीस है, तो उसमें से कुछ परसेंटेज उसने एनएफटी में लिए थे, नॉन फंजिबल टोकन्स में। तो पैसे से जो कुछ भी खरीद सके, डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक 1 मिलियन है, तो क्या मैं दो अलग लोगों से दो अलग चीजें खरीद सकता हूं? नहीं, मैं 1 मिलियन का एक ही जगह से कुछ एक ही चीज खरीद सकता हूं। समझ आ रहा है? क्योंकि ये फंजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, छुट्टा नहीं मिलता। छुट्टा नहीं मिलता देसी भाषा में। ठीक है, क्लियर है? हाँ, फिर ऐसा हो सकता है कि बोलो मैं तेरे को 1 मिलियन का टोकन देता हूं, तुम्हारे पास 10 टोकन है, तो मेरे को तुम टोकन दो। टोकन से ही टोकन हो सकता है, पर तुम कुछ ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ही होगा। अगर वहां पे एक्सेप्टेड है वो एनएफटी, तो ही हो सकता है। क्लियर है? बाकी नहीं होगा। एनएफटी इज अ टाइप ऑफ डिजिटल फाइल, क्या है भाई, विच इज स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी दो बार। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये एनएफटी बनता है। ब्लॉकचेन पता है किसी को क्या है? क्रिप्टो में ये होता है ब्लॉकचेन, ब्लॉक ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है। क्या ब्लॉकचेन टेक, एक सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं समझ आएगा। क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है? ये है डिसेंट्रलाइज्ड। क्यों? नीचे से जनरेट होता है, और जिसका है उसी के पास। मैं क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होगा, समझ आ रहा है? मतलब नीचे लोग बढ़ते जा रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर तुम यहां पे हो, तुम्हारे कुछ पैसे हैं, तुम्हारे कुछ डेटा है, ब्लॉकचेन में कुछ भी हो सकता है, मनी, एड्रेस, या फिर डेटा, कुछ भी हो सकता है। तो डेटा तुम्हारे पास ही रहेगा, तो डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी एक अथॉरिटी के पास नहीं है। अभी तो क्या, पैसा सरकार के पास, तुम्हारा कुछ डेटा सरकार के पास, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट सरकार के पास, तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो गई। पर डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या, सबका हिस्सा है उस पर्टिकुलर चीज में, सबका पावर है उस चीज में। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्यूमेंट है ब्लॉकचेन के फॉर्म में, तो उसमें सब लोग इन एंड आउट हो सकते हैं। समझ आया? तो ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम। चलो, ये एक एनएफटी का एग्जांपल था। ठीक है, ये मंकी। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, नोटबंदी। ठीक है, नोटबंदी कि जो मनी है, मोनिटाइजेशन में जो था, अब उसको डी कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। सिंपल। अभी तक हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन कितनी बार हुआ है? 3 बार, 1946, 78 और 2016 रिसेंटली। बस इतना इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या चीज होती है? आरबीआई, आरबीआई को छोड़ो, एक ऐसी सिस्टम है जिससे जो बैंकिंग सिस्टम है उसे हम सुधारें। सिंपल, जैसे आईएमपीएस था, वैसे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। इट इज अ बैंकिंग सॉफ्टवेयर विथ वेब प्लेटफॉर्म फॉर सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट
एंड ब्रांचलेस बैंकिंग। जैसे नियो बैंक बताया था, कोई ब्रांच नहीं है, वैसे ई कुबेर प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई। कभी कोई पूछ ले ई कुबेर किसका है, तो आरबीआई का है। कुबेर नाम क्यों रखा होगा, कुबेर धन जो बोलते हैं, ठीक है ऐसे। क्लियर है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है भाई, बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। दो चीजें करनी थी, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट और ब्रांचलेस बैंकिंग, सिंपल। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है आरबीआई के दो, तीन है वैसे, दो तीन, हाँ दो है। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम ऑफ आरबीआई, सेंट्रलाइज मतलब क्या समझ आता है कि वो सेंट्रल पे जो बैठा है वही सब मैनेज कर रहा है। तो कौन है सेंटर पे, आरबीआई। आरबीआई कैसे ट्रांजैक्शंस मैनेज या कंट्रोल कर रहा है। दो चीज होती है, एक आरटीजीएस, एक नेफ्ट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनडीए वालों को समझ नहीं आ रहा है तो एनडीए वालों को समझ नहीं आ रहा है तो चिल्ल है, समझ आ रहा है तो गुड, नहीं आ रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है, बाकी सब लोग सुनना। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, अगर तुम्हें कोई बड़ा पेमेंट करना हो लाइफ में, गाड़ी खरीदने गए 20 लाख की है, कैश ही देना है, तो कैसे करोगे, कैश से करोगे, कैश से नहीं होगा, इतना कैश एक्सेप्टेड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है कि 2 लाख के ऊपर कैश लेंगे ही नहीं ऐसा। तो वो क्या करते हैं, आरटीजीएस कि सीधा बैंक टू बैंक ट्रांसफर। 2 लाख से 2000 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन करना हो तो उसमें क्या करेंगे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस। अब छोटा करना हो, अप टू 10 लाख का ट्रांजैक्शन करना हो तो एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब हमारे जैसे गरीबों को कुछ करना हो तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो आईएमपीएस बनाया था, आईएमपीएस यूपीआई वाला, तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक अगर ट्रांजैक्शन करना हो तो किससे होगा भाई, आईएमपीएस। समझ आ गया। तो गूगल पे किस में आएगा, आईएमपीएस में आएगा, ठीक है। वो 24/7 चलेगा, कहीं भी 1 रुपए से लेके 5 लाख तक कुछ भी हो सकता है। हालांकि गूगल पे में 5 लाख रुपए अलाउड नहीं है, उसके कुछ और फीचर्स है, ठीक है। गूगल पे बस एक एग्जाम्पल था अलग से। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये वेलोसिटी के हिसाब से कम हो रहा है। तो 2000 करोड़ से ज्यादा होगा तो भी आरटीजीएस से करेंगे, तो कल करना। समझ आ रहे हो, बांट बांट के। जैसे हम लोग अगर वो एटीएम से पैसे उठाने हो तो शायद 20,000 25,000 है, तो कैसे एक ही दिन में 2-3 बार उठाते वैसे, ठीक है। चलो अभी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। डिमांड ऑफ मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। ब्रेक लेना है क्या 2-4 मिनट, ठीक है। डिमांड ऑफ मनी क्या, लिक्विडिटी। जेएम केनेस क्या बोला था उसने, इंसान पैसा क्यों रखता है लाइफ में, इनके जैसा वो बंगला बना दूंगा, वो स्विमिंग पूल, जाते जाते तुम लोगों के लिए कुछ छोड़ के जाओ, है ना। तो पैसों का बस इतना मोटिव है। क्या मोटिव है, उसने क्या बोला, उसकी एक बुक थी जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड क्या, नोटिफाई पीपल कीप सम पार्ट ऑफ एसेट्स इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड मतलब अभी अभी से याद रख लेना, लिक्विड मतलब कैश। ये पूरी इकोनॉमिक्स में ये कंसेप्ट याद रखना, लिक्विड या लिक्विडिटी मतलब कैश, तरलता। तो सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है, कैश। फिर उससे थोड़ा कम देखा जाए तो चेक, वेरी गुड। फिर गोल्ड। अब सोना तुम कभी भी एक आधे घंटे में बेच सकते हो चाहो तो, सोना चांदी। घर जमीन या गाड़ी 1 घंटे में 2 घंटे में बेच सकते हो, टाइम लगेगा। शेयर नहीं, शेयर हाँ ठीक है, शेयर वो गोल्ड के बाद आएगा, क्योंकि शेयर बेचने का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पता है ना वो। चलो ठीक है, उस उनकी एक बुक में ये लिखा था कि भाई इंसान कुछ मोटिव्स की वजह से पैसे कैश में, लिक्विड में रखता है। क्यों रखता है, सबसे पहला मोटिव क्या होगा, ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन मोटिव, कि कैश से ट्रांजैक्शन करने के लिए। दूसरा क्या है, प्रिकॉशनरी मोटिव। क्या समझ आता है प्रिकॉशनरी मोटिव, हाँ चलो, कभी ऑनलाइन वगैरह ना चले तो कैश यूज कर ले, या कभी कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कुछ आ गया, तो प्रिकॉशन के थ्रू, कि अभी बारिश हो गई
और मेरे को दवाई लेने जाना पड़ा तो बैंक में तो जा नहीं पाऊंगा, तो कैश तो चाहिए होगा। क्लियर है? तो क्या हो गया वो प्रिकॉशनरी। स्पेक्युलेटिव मेथड मोटिव क्या होता है जो अपने मनी मन सोचते जा रहा कि कल उठ के मान लो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल कि आजू बाजू सब खत्म हो जाता है, तो मेरे को अगर कैश की जरूरत पड़े और मेरे को इधर से भागना हो तो क्या करूंगा, तो कैश रखूंगा। स्पेक्युलेटिव, कल उठ के बैंक बंद हो गया, ठीक है, वो हो गया स्पेक्युलेटिव मोटिव। द अमाउंट ऑफ मनी इन कैश डिफर इनवर्सली विद डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, मतलब क्या होता है ये, इसका इसका मतलब समझाओ कोई। चलो चॉकलेट क्वेश्चन, इन सिंपल चीज है, तुमने क्या कनेक्ट कर दिया, तुमने बैंक और खुद को कनेक्ट कर दिया इनवर्सली, तो तुम खुद को और मार्केट को देखना। ये बैंक है, ये तुम हो, महिपाल और अक्षत है भाई, चलो मान लेते हैं, ठीक है। नहीं अरे नहीं, स्मार्ट लोग है यार, छपरी नहीं है। भाई तुम्हारे पास कितना पैसा है तुम दोनों के पास, जल्दी बताओ। सर 100 रुपए अरे यार चलो तुम लोगों के पास दोनों के, तुम दोनों के पास मिला के मान, ये भाई साहब मान लो 1 लाख रुपए है, ठीक है, तुमने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया, इंटरेस्ट रेट क्या रखना है महिपाल और अक्षत, जल्दी बताओ। कम है, 5% बहुत हवाई है कम है भाई, चलो 7% रखते हैं। 6.9 अरे खाना है ना 7 भाई वो ऐसे क्या, अभी से वो तो बन गए डॉन। चलो 7% इंटरेस्ट रेट है पर एनम, पर एनम, ठीक है, साल, पूरा एन्युअल एन्युअल। तो 1 लाख का पर एनम अगर 7% इंटरेस्ट रेट हो तो तुमको 1 साल बाद कितना रुपए मिलेगा, 1,07,000 रुपए, ठीक है। तुमने इतना पैसा डाला, अब तुम्हारे पास स्टॉक में और पैसा तो था, तुम्हारे पास स्टॉक में और 2 लाख रुपए मान लो, अब इतना पैसे तुमको इंटरेस्ट दिया, फिर 1,07,000 कमाया, गाड़ी बंगला सब लिया, मजा कर लिया। अब मान लो ये 7% का 15% इंटरेस्ट रेट हो गया, क्या बैंक बोल रही है कि जो जो पैसा यहाँ पे जमा करेगा इतना इतना, उसको 15% दूंगा, पहले से बढ़ गया, तो तुम पैसा ज्यादा डालोगे या कम डालोगे, ऑब्वियसली। अब ये घट के मान लो 3% कर दिया बैंक ने, तो कम डालेंगे, तो बस यही है इन्वर्सली। अरे अब पहले 1 लाख डाल रहे थे तो 1,15,000 मिल रहे थे, 7,000 मिल रहे थे, चलो फिर बढ़ गया तो 1,15,000 डाल, 1,15,000 मिल रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब वो अब ये सब हटा दिया, अब बैंक ने नए साल से बोला अब से 3% ही देंगे हम, तो तुम लोग थोड़ी पैसा जमा करोगे, क्यों नहीं करेंगे क्योंकि तुम किसी और चीज में इन्वेस्ट करोगे ना। अब अरे इन्वर्स हुआ, देखो क्या लिखा है, सो देयर इज हायर इंटरेस्ट रेट अवेलेबल इन बैंक डिपॉजिट, पीपल वुड इन्वेस्ट मोर मनी इन बैंक इंस्टेड ऑफ कीपिंग मनी आइडियली इन कैश। क्या एग्जैक्टली 2 लाख रुपए और इसका इंटरेस्ट रेट की बात कर हो रही है, सॉरी रिलेशन की बात हो रही है, समझ आ रहे हैं? सर पहले 7% हुआ 1 लाख, फिर 15% हुआ, तो अपन ने ज्यादा पैसा डाला। क्योंकि क्यों डाला, क्योंकि तुमको फायदा ज्यादा हो रहा है ना। बिल्कुल सही। हाँ। अब 3% हो गया, तो अगर हम अभी और पैसा डाल देंगे तो ज्यादा पैसे का 3% भी तो ज्यादा ही होगा। पर तुम अगर दिमाग वाले होगा कोई, तो वो 1 लाख को कहीं और भी इन्वेस्ट करेगा ना, जहां रिटर्न ज्यादा होगा, वो बैंक में क्यों डालेगा। बैंक इंटरेस्ट रेट ज्यादा क्यों करती है, उसका एक ही मोटो है कि लोग पैसा डाले और लोगों के पास पैसा कम हो जाए। बैंक को तो फायदा ही होगा ना, क्योंकि वो बड़े बिजनेसमैन को लोन देगा, दूसरा गवर्नमेंट को फायदा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। कि अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो लोग डिपॉजिट क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग डिपॉजिट कम करेंगे। अभी इतना बस समझो। चलो सप्लाई ऑफ मनी, चलो ठीक है, ये तो समझ पहले दिन ही बताया था क्या होता है सप्लाई ऑफ मनी। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या हो गया, मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी जो भी।
दो चीजें याद रखना, टाइम लायबिलिटीज होती है, एक होता है टाइम लायबिलिटीज, दूसरा होता है, स्कूल में पढ़ा था क्या वैसा? अच्छा, 10th तक तो होता है ना यार इकोनॉमिक्स। नहीं इतना डीप लाइबिलिटी पता है यार कि कोई एसेट बात, लाइबिलिटी एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है? एसेट जो खाता है टाइम और डिमांड, ये दो चीजें याद रखनी है। लायबिलिटीज मतलब अब तो कुछ देने की बात हो रही है, एसेट मतलब जो चीज, ऐसी चीज जो तुम्हें कुछ गेन करवा रहा हो, जैसे घर, घर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, गोल्ड, गोल्ड की भी हो, जमीन, जमीन की भी हो, गाड़ी, क्यों? उसकी वैल्यू तो कम होती है, तो वो क्या होगा? गाड़ी लायबिलिटी है। तो तुम लोग एसेट्स हो कि लायबिलिटीज हो, वो तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, वो टाइम बताएगा, वो वक्त, वो ऐसे ऐसे नहीं, टाइम लायबिलिटी भाई मेरे, वो अलग चीज है, वो वक्त बताएगा। ठीक है, देखो टाइम लायबिलिटीज क्या होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट, जैसे ये डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, पता है किसी को? डिमांड डिपॉजिट हाई लेवल हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, भाई इसमें से कितने को सेविंग्स अकाउंट नहीं पता? करंट तो चलो नहीं पता होता है, करंट इज टफ, मानते हैं। हाँ करंट, चल अरे छोड़ो यार मजा क्या, कितनों को सेविंग्स अकाउंट नहीं पता? आज तो पता चल जाए मेरे देश का नौजवान। सर पूरा नहीं पता है, कुछ ट्विस्ट होगा तो बात अलग है, बाकी मेरे हिसाब से तो वही है, गुल्लक कह लो बैंक का। नहीं नहीं देखो हमने जो अकाउंट बनाया वो सेविंग अकाउंट ही हाँ, हम लोगों का जो अकाउंट होता है ना यूजुअली वो सेविंग्स अकाउंट होता है, बिजनेसमैन बिजनेसमैन होते तो करंट अकाउंट होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब वो बताता हूं, देखो करंट और सेविंग में भी डिफरेंस तो बताऊंगा मैं। देखो टाइम लायबिलिटीज ऑफ, ये किसकी बात चल रही है? बैंक की। अब ये बैंक की बात हो रही है कि बैंक का टाइम लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी मतलब देना है, पर कब? वक्त के साथ, कि 5 साल साथ, 5 साल बाद शादी करेंगे, ये क्या हो गया? टाइम लायबिलिटी। अब बीच डेट पे चलना है, वो क्या हो गया? डिमांड लायबिलिटी। सिंपल चीज है कैसा खुश हो रहे हो, समझ आ गया सर, धड़ाम। ठीक है, टाइम लायबिलिटी मतलब कि तुम्हें 5 साल बाद कुछ रिटर्न करना है, या कुछ खर्चा करना है, या पैसे वापस देने हैं इंटरेस्ट के साथ। डिमांड मतलब अभी कि अभी फोन आया, अभी जाना पड़ेगा, ये हो गया डिमांड लायबिलिटीज। अब इसको बैंक के फॉर्म में देखते हैं। फिक्स डिपॉजिट मतलब तुम्हारे घर में मम्मी पापा ने, किसी ने, दादा दादी ने, किसी ने कुछ ना कुछ, अड़ोस पड़ोस में भाई बहन, नेबरहुड, किसी ने कुछ ना कुछ फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा किए होते हैं, कि फिक्स में पैसे डाले हैं कि 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, बच्चे की पढ़ाई खत्म होगी, 21 साल पे शादी के लिए फिक्स डिपॉजिट रख किया, तो उसका इंटरेस्ट आता रहता है। तो 10 लाख डाला तो 15 साल बाद 20-25 लाख होके वापस आएगा, ऐसा फिक्स डिपॉजिट। क्लियर है? उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। वो एक टाइम के बाद ही तुम उठा सकते हो, क्या उसके पहले उठा सकते हो? उस, वेरी गुड, उसके पहले भी उठा सकते हो, पर तुम्हें जो एक्चुअली इंटरेस्ट रेट और फायदा मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, और कुछ चार्ज कटेगा। ये समझ आ गया? टाइम लायबिलिटीज में ये होता है कि एक टाइम के बाद ही उठाना है। फिक्स डिपॉजिट तो बस एक एग्जांपल है। अब डिमांड क्या होता है? जो अभी चाहिए। तो सेविंग अकाउंट्स, जैसे हम लोगों के पास यूजुअली जो डेबिट कार्ड सेविंग्स अकाउंट होता है, पैसा कार्ड डाला पैसा निकला, वो सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? बिजनेसमैन के लिए। तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, फिर भी तुम पैसे उठा सकते हो, कोई बड़ी रकम उठानी है तो भी उठा सकते हो। तो सर्विसेज ज्यादा है, क्योंकि बिजनेसमैन को कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है, ये सोच के। क्लियर है? चलो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। और डिमांड लायबिलिटीज, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट से यूजुअली डीडी बोलते हैं, जिससे हम स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस, ये सब भरते हैं।
कि हमारे अकाउंट में ऑलरेडी पैसे होते हैं, उसका बस एक रिसिप्ट देते हैं, पैसा उसको मिल जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्यादा पैसा कहाँ होता है लोगों का? बैंक में ही होता है, ये सारा पैसा बैंक में ही है। टाइम में होता है कि डिमांड में होता है? टाइम में होता है। क्यों? वो फिक्स डिपॉजिट में बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, ज्यादा रिटर्न होता है, इसलिए मोर मनी इज पार्क्ड हियर बिकॉज हायर रिटर्न्स। इट इज लेस लिक्विड इन नेचर। लिक्विड लेस है, क्यों? इंस्टेंट नहीं मिल सकता कैश, ठीक है। लेस मनी पार्क्ड हियर, मोर लिक्विड इन नेचर। ये तो सिंपल सी चीज है, क्लियर है। ये एक चीज याद रख लेना, ये फॉर्मूला मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई अभी आगे पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है। M1, M2, M3, M4 स्कूल में कभी देखा है किधर? कोई बात नहीं। M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, M4 होता है टाइप ऑफ मनी होते हैं कि कौन सा ज्यादा लिक्विड है, कौन सा ज्यादा लिक्विड नहीं है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है मार्केट में, किसकी नहीं है। प्रिंट में दिख रहा है ना क्लियरली? लिक्विडिटी M1 की ज्यादा है कि M2? क्या? लिक्विडिटी किसकी ज्यादा है, M1 M1 की ज्यादा होगी सबसे। सबसे कम M4? सबसे कम M4। चलो एक इसको देखना, ये शॉर्ट फॉर्मूला है और ये बड़े में एक्सप्लेन्ड है। M1 क्या होता है? C फॉर कॉइन्स, देखो इधर लिखा है करेंसी नोट कॉइन्स। DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट, OD मतलब ओवरड्राफ्ट। जो ये करंट अकाउंट वाले होते हैं उनको ओवरड्राफ्ट मिलता है कि 15,000 मेरे को अभी उधार चाहिए, बाद में दे दूंगा, ऐसा OD। ये हो गया M1। ये सारा लिक्विड ही लिक्विड है, दिख रहा है इधर क्लियरली। करेंसी मतलब कॉइन या करेंसी, डिमांड ड्राफ्ट OD, वो क्या हो गया M1। तो हमेशा याद रखना M1 में क्या होगा, सबसे लिक्विड ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कैश होगा। M2 देखते हैं। M2 क्या है? M1 प्लस डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट भाई? सेविंग्स। पोस्ट ऑफिस में हमेशा कैसे अकाउंट्स होते हैं? सेविंग अकाउंट्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। चलो ये हो गया M2। ये थोड़ा लेस लिक्विड होगा, तो इसमें M1 तो आ ही गया। देखो इधर तक क्या है, ये तो M1 ही है, ये तो M1 ही है, ये एडिशनल आ गया क्या? पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। M3 क्या है? सेम चीज M3 में क्या है? M1 तो है ही, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। टाइम डिपॉजिट आ गया, क्या होता है टाइम डिपॉजिट? आगे पढ़ा, ठीक है। देखो M3 में ये सब तो है ही, टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक मतलब तुमने जो फिक्स डिपॉजिट डाला है, रिकरिंग डिपॉजिट डाला है, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट डाला है, वो भी इसमें काउंट होगा। तो क्या लिक्विडिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि टाइम भी आ रहा है। M4 में क्या है? M3 ये प्लस क्या? टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ये सारा है, ये माइनस, इसको छोड़ देना। कॉइन करेंसी ऑल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। These two contain both bank deposit and post office deposit। ए भाई इधर देख लो, These two contain only deposit with banks। ये लेस लिक्विड इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें पोस्ट ऑफिस के भी डिपॉजिट्स काउंट होते हैं, इसमें सिर्फ बैंक के होते हैं। तो सिर्फ बैंक के होंगे तो लिक्विड ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो मोर लिक्विड नैरो मनी, लेस लिक्विड ब्रॉड मनी। ब्रॉड क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कुछ समावेश हो रहा है, सिर्फ बैंक का पैसा नहीं है, इसमें टाइम डिपॉजिट्स भी है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स भी है। क्लियर हो रहा है ना? चलो सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला मेथड कौन सा है? विच मोस्ट, ठीक है। M3 ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेट मनी रिसोर्स। कभी एग्जाम में पूछ ले एग्रीगेट मनी रिसोर्स क्या है, तो क्या याद करना है? M3।
मनी मल्टीप्लायर, अच्छा एक देख लो, मनी मल्टीप्लायर इज द अमाउंट ऑफ मनी द बैंकिंग सिस्टम जनरेट विथ ईच रूपी ऑफ रिजर्व। समझ, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई तो सर नहीं बोल, अरे सर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, मनी इज मल्टीप्लाइंग, मनी अमाउंट ऑफ मनी द बैंकिंग सिस्टम जनरेट विथ ईच रूपी ऑफ रिजर्व। सर बैंकिंग सिस्टम जब अपने पास कोई पैसा रखता है तो पर रुपी पे वो कितना पैसा बढ़ा पाता है, मतलब अपने फायदा कितना कर पाता है। देखो सिंपल क्या है, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, ठीक है, सिटीजन से मान लो, एक और बैंक है, बैंक टू, बिजनेसमैन है, ठीक है, ये बनाना है तो बना लो, कोई बात नहीं। पैसा आरबीआई से आ रहा है, इसके पास मान लो 100 रुपया है, इसको छोड़ दो, सिटीजन के पास 100 रुपया मान लो, अक्षत के पास 100 रुपया, वो कहाँ जमा करेगा, बैंक में, उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है एक टाइम पे, मान लो 7% इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब बैंक के पास कितने रुपए आ गए, 100। अब अक्षत को कब लौटाने वापस, 1 साल बाद। कोई और एक बंदा है, उसने भी 100 दिया, अब इसके पास टोटल क्या हो गया, 200 रुपए। अब इसको भी 7% इंटरेस्ट देना है, मतलब इसको 14 रुपए कहीं ना कहीं देना है। अब बैंक तो एक क्या, एक डीलर ही है मान लो, दलाल, उसका काम क्या है, 200 रुपया मिल गया उसको। अब वो 200 में से क्या करेगा, किसी को 90 रुपए लोन दे देगा। किसको देगा लोन, कि आजा तेरे को लोन देता हूं, कितना इंटरेस्ट लूंगा, 10% इंटरेस्ट लूंगा। दूसरे बैंक को पैसा दे दिया, आजा तेरे को लोन चाहिए, पैसा चाहिए, मैं तेरे को देता हूं 90 रुपए, इतना 11% इंटरेस्ट लगेगा। समझ आ रहा है, तो वो ऐसे धंधा करेगा। तुम्हारे 100 रुपए कितनी बार घूम रहे देखा, तो वो क्या हो गया, मनी इज मल्टीप्लाइंग। वो 100 रुपए की नोट तो कितनी है, एक ही है, पर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। समझ आ गया, क्लियर है। मैपल कॉमेडी, अरे हमको भी सुनाओ भाई, बोर हो रहे हम। क्लियर है, चलो। किसी को कैसे मार्केट में चलाना है, कितना चलाना है, कौन से सेक्टर्स में चलाना है, वो कौन डिसाइड करेगा, एक कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, वो नीचे है। तो वो क्या डिसाइड करती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ये पॉलिसी में क्या क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे। ये चेंज कर देना, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव, कैश रिजर्व रेशियो, देख लेते हैं, एसएलआर बाद में देखेंगे, कैश रिजर्व रेशियो देखते हैं पहले, और लिखते रहना अंदर अंदर, इतना मेहनत से बनाया तुम्हारे लिए, आरबीआई, ठीक है, अरे बैंक है आरबीआई। चलो चलो साथ में एक और रख देते हैं। अरे ये लड़की है, ये लड़की है, लड़का है, ये चलो भाई, ये 2 मिनट एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो 2 मिनट ही बचे, चलिए। चलो। सीआरआर का कंसेप्ट देखते हैं, मस्त है, कॉमेडी। चलो, तुम्हारे पास कितना रुपया, कपल के पास मान लो 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपये का डेट पे नहीं जाना, बोला इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। 100 रुपए कहां तुम लोग पार्क करोगे, पार्क बोलेंगे इकोनॉमिक्स, वे विल यू पार्क द मनी इन विच बैंक, कमर्शियल बैंक,
ठीक है, 100 रुपीज तुमने यहाँ पे पार्क कर दिया, तुमको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है कुछ समथिंग समथिंग 7%, वो सब अब मैटर नहीं है, अब मैटर कुछ और है कि 100 रुपए का क्या हो रहा है, इंटरेस्ट है मेरे को जानने का। ऐसा 100 रुपीज है, तो बैंक भी कहीं ट्रांजैक्शन कर रहा है, बैंक टू या फिर बिजनेसमैन, कंपनी बिजनेसमैन वही सब, या फिर खुद आरबीआई, बहुत सारे रास्ते हैं, या फिर किसी और सिटीजन को भी दे सकता है, दूसरे कपल को दे दिया मान लो, ये सिंगल को दे दिया, जो भी हो। क्लियर है? इतने सारे ऑप्शन है किसके पास, बैंक के पास। 100 रुपए आ गए इसके पास। सीआरआर क्या कहता है कि 100 रुपीज का कुछ परसेंटेज कैश में इस बैंक को आरबीआई को जमा करना है। 10th में पढ़ा था ना, अब याद आ रहा है, देखा? तो तुम्हारी गलती है नहीं, स्कूल टीचर्स की। खैर ये छोड़ो यार, मैं पागल हूं, क्या टॉपिक खोल रहा हूं मैं, डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं फिर। अभी क्या मान लो सीआरआर 4 पॉइंट समथिंग है, तो अभी मान लेते 4% सीआरआर ऑफ वॉट एवर द बैंक इज हैविंग, तो 100 का 4, अभी पूरे बैंक में 100 रुपए पड़े, तो कितना परसेंटेज दे रहे, 4%, तो कितने रुपए, 4 रुपए आरबीआई को कैश में देने हैं, किसको, बैंक को, बैंक ए को। अब इसके पास कितने रुपए बचे ट्रांजैक्शन के लिए, 96, ये 4 हो गया सीआरआर, सीआरआर 4%, ये हो गया कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा हो गया स्टेट्यूट, एक सेकेंड, अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, एक बैंक, हाँ, यूजुअली सारे बैंक्स को सीआरआर देना रहता है, कुछ बैंक्स नहीं होते, जैसे एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या फिर कुछ क्या बोलते हैं, कौन से बैंक हो गए भाई, छोटे मोटे लोकल एरिया बैंक हो गए, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, कुछ बैंक्स हो गए जिनको नहीं देना होता, बाकी सबको देना होता है सीआरआर। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, देखो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, फन करने के लिए, एग्जाम तो वैसे ही क्लियर होने वाले, कि एग्जाम अभी पास में, ये सब्जेक्ट कितना मैटर करता है, नहीं भी है, तो फन करो क्लास में, ऐसे उदास नहीं बैठने का। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कल एग्जाम में आए ना आए, किसी और को इकोनॉमिक्स पढ़ा लेना, और कोई भी चीज को ज्यादा क्या एकदम मस्त प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, किसी और को पढ़ा दो, मम्मी पापा को बताना। चलो अब 96 पढ़ा, ठीक है, तो 100 रुपीज का, यही 100 रुपीज का कुछ परसेंटेज एसएलआर भी रखना है। एसएलआर क्या होता है, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, बॉन्ड हो गया, कुछ भी हो गया, कैश भी हो सकते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, ऐसा कुछ जो लिक्विड में कन्वर्ट इजीली हो सके, वो मान लो अभी कितना परसेंट है, 18%, तो एग्जैक्टली ये 18% बैंक खुद के पास रखेगा, ठीक है, 4 इसके पास, 18 खुद के पास, कितना हो गया 22, अब कितना बचा उसके पास 70। अब भाई 78 रुपीज का, ये 78% का, उसको जो ट्रांजैक्शन करना है, जो बिजनेस करना है वो कर सकते हैं। तो किसी और को पैसा दिया, किसी और को बैंक, किसी और बैंक को पैसा दिया, किसी बिजनेसमैन को पैसा दिया, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? फायदा क्या, हाँ वो बता रहा हूं, ये 4 और 18 का ना, बता दो, इतना समझ आ गया कि इस ये 78 रुपीज में अभी ये ट्रांजैक्शन करेगा। अभी 18 और 4 का रीजन क्या है कि कल उठ के बैंक लूट जाता है, ये उठ जाता है, तो क्या, तो पैसा किधर जाएगा, तो एक तो ये कि बफर में कुछ पैसे रहे, ठीक है, दूसरा कि आरबीआई को एश्योरेंस मिले कि ठीक है तेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं और इतने परसेंटेज मेरे पास पड़े हैं। क्लियर है? और दूसरा ये इसलिए रखना है कि अचानक कोई तुम्हारे जैसा कोई इंसान आ गया, भाई लाओ 1000 करोड़ रुपए मेरे, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास उस टाइम पे 1000 करोड़ हो, इसलिए 18% एसएलआर भी रखते हैं। ये तो 100 रुपए अभी
कैश कैश ऑब्वियसली कैश, मुझे तो कैश में ही चाहिए होगा ना। सॉरी गोल्ड दे देंगे क्या फायदा? क्या फायदा, मुझे कैश चाहिए तो मुझे कैश दे, तू कैसे भी करके दे, मुझे दे, क्योंकि तू इंटरेस्ट भी तो खा रहा है। मैं पैसे जमा कर रहा हूं, मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, पर तू उसका इंटरेस्ट कहीं से तो खा रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया एसएलआर और सीआरआर। बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया। उसका अभी डिटेल में डिफरेंस कल पढ़ेंगे, पर ये सीआरआर और एसएलआर होता है कि 100 रुपए होते हैं तो बैंक को कुछ पैसे अपने पास रखने होते हैं, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो हो गया एसएलआर। कैश में कंपलसरी आरबीआई को जमा करना है, वो क्या हो गया सीआरआर। ठीक है, ये दो चीजें सीआरआर और एसएलआर समझ आया।